Hello everyone. In this video we are going to start with Science Part 2 Class 10 Maharashtra Board Lesson number 5 Towards Green Energy। और ये जो पार्ट 2 है, ठीक है, इस पार्ट 1 में हमने थर्मल पावर प्लांट कवर किया है और इस पार्ट 2 वीडियो में हम क्या करेंगे, पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी कवर करने वाले। इस वीडियो में हम न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। इन द पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी ऑल्सो स्टीम टर्बाइन इज यूज टू रोटेट जनरेटर। न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी क्या होता है, हम क्या करते हैं, स्टीम टर्बाइन यूज करते हैं, ठीक है, जनरेटर को रोटेट करने के लिए। हाउएवर हियर द एनर्जी रिलीज बाय द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई एटम लाइक यूरेनियम और प्लूटोनियम। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो फ्यूल की तरह न्यूक्लियर एटम यूज़ करते हैं, ठीक है, और न्यूक्लियाई ऑफ एटम यूज़ करते हैं यूरेनियम और प्लूटोनियम। ये जो एटम है ये हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं टू जनरेट द स्टीम ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टीम हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे जनरेट करने के लिए हम यूरेनियम और प्लूटोनियम का यूज़ करते हैं। आगे, द एनर्जी इन द स्टीम रोटेट द टर्बाइन। अब स्टीम के अंदर जो एनर्जी रहता है, ठीक है, ये इसके वजह से क्या होता है, इसके हेल्प से टर्बाइन रोटेट होता है, विच इन टर्न डिराइव द जनरेटर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या था, हमारे पास फ्यूल है, फ्यूल क्या है, यूरेनियम और प्लूटोनियम फ्यूल है, ठीक है। जब ये फ्यूल क्या होगा, जब न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, हाई टेम्परेचर और प्रेशर में हीट जनरेट होगा और हाई टेम्परेचर और प्रेशर में हम क्या कर सकते हैं, स्टीम को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो स्टीम जनरेट होगा, स्टीम जो जनरेट हुआ उसका हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे टरबाइन को रोटेट करने के लिए। और टरबाइन क्या करेगा, किससे कनेक्टेड होगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर से, और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, ठीक है। देखो, न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर द न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर रिएक्टर है किसके लिए, न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए। उसके बाद स्टीम सिस्टम फॉर स्टीम जनरेशन फ्रॉम वाटर। सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, ठीक है, मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर में हम क्या करेंगे, यूरेनियम और प्लूटोनियम डालेंगे, ठीक है, और यूरेनियम और प्लूटोनियम हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल की तरह यूज़ करेंगे। उसके बाद सिस्टम फॉर जनरेशन फ्रॉम वाटर। सिस्टम फॉर स्टीम जनरेशन फ्रॉम वाटर, हमारे पास क्या रहेगा, सिस्टम रहेगा जिससे हम क्या करेंगे, वाटर से स्टीम जनरेट करेंगे। नाउ अब ये जो स्टीम जनरेट हुआ उसको क्या करेंगे, उसके हेल्प से हम स्टीम टरबाइन को रोटेट करेंगे, ठीक है। और स्टीम टरबाइन क्या होगा, जनरेटर से कनेक्टेड होगा, ठीक है, और जनरेटर से हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा। समझा। सबसे पहले क्या है, हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है, और न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए हम क्या करेंगे, फ्यूल जो रहेगा न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होगा, यूरेनियम और प्लूटोनियम हम क्या करेंगे, फ्यूल यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जब ये रिएक्ट होगा, ठीक है, तो इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा उस एनर्जी की हेल्प से हम क्या करेंगे, वाटर को हीट करेंगे, ठीक है, और वाटर हीट होगा तो फिर क्या होगा, वाटर से स्टीम प्रोड्यूस होगा। अब ये जो स्टीम रहेगा उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, स्टीम टरबाइन रोटेट करेंगे, ठीक है। अब ये जो स्टीम टरबाइन है क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक जनरेटर से कनेक्टेड होगा और इलेक्ट्रिक जनरेटर से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, ठीक है। अब देखो स्टीम टरबाइन, फिर से क्या होगा, सिस्टम फॉर कन्वर्जन ऑफ स्टीम बैक इनटू वाटर। अब स्टीम टरबाइन के बाद क्या होगा, अब जो स्टीम बच गया, ठीक है, फिर से क्या होगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर से सिस्टम फॉर स्टीम जनरेशन फ्रॉम वाटर, मतलब फिर से जो स्टीम है वाटर में कन्वर्ट होकर के कहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे फिर से स्टीम प्रोड्यूस होगा वहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, वाटर आ जाएगा। मतलब ये स्टीम है, ठीक है, स्टीम क्या होगा, वाटर में कन्वर्ट हो गया, फिर से वाटर जो रहेगा फिर से जहाँ पे स्टीम जनरेट होगा वहाँ पे आ जाता है।
आगे देखो, thus here nuclear energy is converted into thermal energy. Thermal energy is converted into kinetic energy of steam. फर्स्ट क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, थर्मल एनर्जी में। थर्मल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम। thermal energy is converted into kinetic energy of steam. Kinetic energy of steam is converted into kinetic energy of turbine. अब देखो काइनेटिक स्टीम है तो स्टीम के अंदर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी के हेल्प से हम क्या करेंगे, अब ये जो स्टीम के अंदर काइनेटिक एनर्जी उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, स्टीम टरबाइन रोटेट करेंगे, ठीक है। और स्टीम टरबाइन रोटेट होगा, फिर से स्टीम टरबाइन के अंदर कौन सा एनर्जी आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और टरबाइन काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमें क्या मिलेगा फाइनली, काइनेटिक एनर्जी जो टरबाइन में रहेगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। मतलब यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी जो रहेगा किस में कन्वर्ट होगा, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम। काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन एंड वी गेट फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब हम क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग सेवरल प्रोसेस। When the neutron is bombarded on atom of uranium, atomic mass is 235. It absorbs neutron and convert into isotopes of uranium 236. Uranium 236 being extremely unstable, convert into atom of barium and krypton through the process of fusion, releasing 3 neutron and 200 मिली मेगा वोल्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 200, ये जो 200 ME है इसे क्या पढ़ेंगे, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। अब देखो न्यूट्रॉन्स क्या होगा, बम्बार्ड किया जाएगा, ठीक है, किसके ऊपर, हैवी यूरेनियम एटम के ऊपर, ठीक है। और ये क्या करेगा, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, इसका जो एटॉमिक नंबर रहेगा, सॉरी इसका जो एटॉमिक मास रहेगा 235 है ना, 235 है, उससे क्या हो जाएगा, एक से बढ़ जाएगा, मतलब 236 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 236 रहेगा तो इस समय क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा यूरेनियम जो रहेगा बहुत ज़्यादा ही क्या होगा, अनस्टेबल रहेगा, ठीक है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं एटम्स ऑफ बेरियम और क्रिप्टॉन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो 235 यूरेनियम का जो एटॉमिक मास है 235 हो गया, तो ये क्या होगा, हाईली अनस्टेबल रहेगा, ठीक है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, स्टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो एटम, कौन से एटम में, बेरियम और क्रिप्टॉन के एटम में क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन के प्रोसेस में क्या होगा, इस समय जो 3 न्यूट्रॉन्स जो रहेगा, ठीक है, जब फ्यूजन होगा तो क्या होगा, 3 न्यूट्रॉन जो रहेगा, 3 न्यूट्रॉन, उसका जो एनर्जी रहेगा 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। 3 न्यूट्रॉन जनरेट इन दिस प्रोसेस causes the fusion of 3 other uranium 235 एटम रिलीज मोर एनर्जी। फिर से क्या होगा, एक से क्या होगा 3 फॉर्म होगा, यहाँ पे देखो एक जो है, ठीक है, एक से क्या हो रहा है 3 फॉर्म होगा, ठीक है। फिर से दूसरे से 3, इस तरह से क्या होता है, जो हर एक एटम क्या करेगा, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेट करेगा, ठीक है। और ये जो चेन रिएक्शन ये कंटिन्यू रहेगा, मतलब हर एक जो एटम रहेगा, ठीक है, जब उसका फ्यूजन होगा तो फिर क्या होगा, 3 में स्प्लिट होगा, ठीक है। ये जो एटम है फिर से अगेन 3 में स्प्लिट होगा, ये फिर से 3 में, ये भी फिर से 3 में, इस तरह से क्या होगा, और हर एक एटम क्या करेगा, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेट करेगा, ठीक है। आगे इसको इरेज कर देता हूँ। न्यूट्रॉन्स रिलीज इन दिस प्रोसेस रिलीज मोर एनर्जी थ्रू द फ्यूजन ऑफ मोर यूरेनियम न्यूक्लियर। अब यहाँ पे जो न्यूट्रॉन रिलीज होगा, ठीक है, इस
इस रिएक्शन में, ठीक है, ये क्या करेगा और ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा जब ये क्या करेगा, बहुत और ज़्यादा यूरेनियम न्यूक्लियाई के साथ जब ये फ्यूज़ होगा, ठीक है, न्यूट्रॉन्स जो रिलीज होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा जब ये क्या करेगा, यूरेनियम न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ होगा तब। एंड दिस प्रोसेस ऑफ फिजन ऑफ यूरेनियम 235 एटम कंटिन्यू इज कॉल्ड चेन रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन है, ठीक है, ये क्या होगा, कंटिन्यू ही रहेगा। फर्स्ट क्या है, एक एटम है यूरेनियम का, ठीक है, ये क्या करेगा, 3 में स्प्लिट हो गया, ठीक है, ये फिर से ये क्या होगा, 3 में स्प्लिट होगा, फिर से ये भी 3 में, इस तरह से क्या होगा, ये जो चेन रिएक्शन है, ठीक है, ये कंटिन्यू ही रहेगा, ठीक है। और दिस प्रोसेस ऑफ यूरेनियम, दिस प्रोसेस ऑफ फिजन ऑफ यूरेनियम 235 एटम कंटिन्यू एंड इज कॉल्ड चेन रिएक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं, ये जो फिजन का जो प्रोसेस है ये क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, और इस तरह से जो इसे हम क्या बोलेंगे, चेन रिएक्शन बोलेंगे। और इसके वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही एनर्जी रिलीज होता है। एंड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट a controlled chain reaction result in release of thermal energy which is used for electric energy generation। अब देखो, न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, कंट्रोल चेन रिएक्शन होता है, ठीक है, और जिससे क्या होता है, थर्मल एनर्जी रिलीज होता है और जिससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है, और जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करते हैं। न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, कंट्रोल चेन रिएक्शन होता है, ठीक है, और जिससे हम क्या करते हैं, थर्मल एनर्जी हमें मिलता है, ठीक है, और जो थर्मल एनर्जी है उसको हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और इस तरह से क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन energy of natural gas. In this plant, turbine is run by a gas very high temperature and pressure generated by the combustion of natural gas. इस प्लांट में क्या होता है, हम क्या करते हैं, नेचुरल गैस यूज़ करते हैं, ठीक है। नेचुरल गैस का जब कंबसन होता है, कंबसन ऑफ नेचुरल गैस जब होता है उस समय क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर जनरेट होता है, जिसके हेल्प से क्या करते हैं, हम गैस टर्बाइन को रोटेट करते हैं। A flowchart showing the various stage in power generation based on the natural gas as shown in the figure। सबसे पहले क्या है, कंप्रेसर फॉर प्रेशराइज एयर। हमारे पास क्या होता है, इसमें कंप्रेसर होता है, किसके लिए, प्रेशराइज एयर के लिए। फिर कंबसन चेम्बर होता है, कंबसन चेम्बर में क्या होता है, नेचुरल गैस बर्न किया जाता है, ठीक है। कंबसन मतलब क्या, बर्न, जो नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस को क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है, ठीक है, किसमें, कंबसन चेम्बर में। फिर कंबसन चेम्बर के बाद क्या होता है, गैस टर्बाइन, यहाँ पे कंबसन ऑफ नेचुरल गैस होने के बाद क्या होता है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर में क्या होता है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, जनरेट होता है, ठीक है, और जिसके हेल्प से क्या होता है कि गैस टर्बाइन को रोटेट किया जाता है। फिर गैस टर्बाइन जो होता है जनरेटर से कनेक्टेड होता है और फाइनली हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जो जनरेटर है, जनरेटर से हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। आगे देखते हैं, देयर आर 3 मेन सेक्शन इन दिस टाइप ऑफ प्लांट। इस टाइप ऑफ प्लांट में मतलब पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस में क्या होता है, और प्लांट, इस पावर प्लांट में क्या होता है, 3 मेन सेक्शंस होता है, ठीक है। प्रेशराइज एयर इज इंट्रोड्यूस इनटू द कंबसन चेम्बर यूजिंग अ कंप्रेसर। कंप्रेसर के हेल्प से क्या होता है, प्रेशराइज एयर जो है कंबसन चेम्बर में क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। प्रेशराइज एयर को क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, किसमें, कंबसन चेम्बर में, विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसर, बाय यूजिंग कंप्रेसर। इन द कंबसन चेम्बर द नेचुरल गैस बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर के प्रेजेंस में और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, नेचुरल गैस बर्न होता है, किसमें, कंबसन चेम्बर में। गैस एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर जनरेटेड इन दिस चेम्बर रन द टर्बाइन। अब यहाँ पे क्या होता है, इस चेम्बर में गैस जो जनरेट होता है जिसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर में क्या होता है, गैस
जनरेट होता है, ठीक है। और फिर जो गैस जनरेट हुआ उससे क्या किया जाता है, टरबाइन को रोटेट किया जाता है। द टरबाइन देन डिराइव जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो टरबाइन है जनरेटर से कनेक्टेड होता है, ठीक है, और फिर से हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है और इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। फर्स्ट क्या है, स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन दिस प्लांट। केमिकल एनर्जी इन नेचुरल गैस, नेचुरल गैस में कौन सा एनर्जी रहेगा, केमिकल एनर्जी is converted into kinetic energy generated due to combustion of natural gas। नेचुरल गैस का कंबसन होगा तो फिर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगा। फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ, अब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी रहेगा किसमें, टरबाइन में। काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इससे हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा। फर्स्ट क्या है, केमिकल एनर्जी जो रहेगा किसमें होगा, नेचुरल गैस में, ठीक है। और नेचुरल गैस में जो केमिकल एनर्जी रहेगा उसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू द कंबसन ऑफ नेचुरल गैस। जब हम क्या करेंगे, कंबसन करेंगे, नेचुरल गैस बर्न होगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगा, ठीक है। जब क्या किया जाएगा, नेचुरल गैस को हम कंबसन करेंगे, जब बर्न करेंगे तो फिर से इससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, टरबाइन में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा। और काइनेटिक एनर्जी जो टरबाइन का रहेगा उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। द इफिशियंसी ऑफ दिस टाइप ऑफ पावर जनरेशन प्लांट इज हायर देन दैट ऑफ पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन कोल। अब नेचुरल गैस का जो पावर प्लांट होता है उसका जो इफिशियंसी होता है क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, हायर होता है एज कंपेयर टू कोल बेस्ड पावर प्लांट। मोरओवर सिंस नेचुरल गैस डज नॉट कंटेन सल्फर, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस रिजल्ट इन लेस पोल्यूशन। अब देखो नेचुरल गैस में क्या होता है, सल्फर नहीं होता है, ठीक है। अगर भाई हम कोल को बर्न करेंगे तो क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैस क्या होता है, एनवायरनमेंट में रिलीज होता है, ठीक है, और जिससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। लेकिन नेचुरल गैस में क्या होता है, इस तरह का जो नेचुरल गैस हम जब बर्न करते हैं, ठीक है, तो इस तरह का जो एयर रहता है, ठीक है, मतलब इस तरह का जो गैसेस रहता है एनवायरनमेंट में रिलीज नहीं होता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या लेस चांसेस रहता है किसका, एयर पोल्यूशन होने का। नेक्स्ट देखते हैं अब। यहाँ पे फर्स्ट क्या है, फ्यूल, ठीक है। फ्यूल क्या रहेगा हमारे पास, नेचुरल गैस, ठीक है। नेचुरल गैस क्या होगा, फ्यूल होगा। उसको क्या किया जाए, कंबसन चेम्बर में, ठीक है, कंबस होने के बाद क्या होगा, फिर यहाँ से कंबसन हो गया, ठीक है, फिर गैस टरबाइन रहेगा, ठीक है, और गैस टरबाइन किससे कनेक्टेड होगा, जनरेटर से, और जनरेटर से हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, ठीक है। आगे देखो, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन एंड एनवायरनमेंट। इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन एंड एनवायरनमेंट देखते हो। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, natural gas and nuclear fuel like uranium and plutonium are not environment friendly. It means that if electrical energy is generated by using this fuel, it can lead to the environmental degradation। अब देखो, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हम जनरेट करने के लिए जो फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है, कोल यूज़ करते हैं या फिर नेचुरल गैस यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर न्यूक्लियर फ्यूल लाइक यूरेनियम और प्लूटोनियम यूज़ करते हैं, ठीक है, ये सब जो फ्यूल है क्या इको फ्रेंडली नहीं है, ठीक है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। इससे क्या होता है, जनरली पॉल्यूशन किसी ना किसी तरह से क्या होता है, पॉल्यूशन होता ही है। अगर हम क्या करें, कोल को बर्न करें, कोल बर्न करने के बाद क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब जो गैसेस है एनवायरनमेंट में क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। फिर अगर हम न्यूक्लियर फ्यूल देखें तो फिर यूरेनियम और प्लूटोनियम को जब हम क्या करेंगे, बर्न करेंगे, ठीक है, जब रिएक्ट करेंगे तो इससे भी क्या होता है, न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट होता है, न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट होता है, ठीक है, जो क्या रहता है एनवायरनमेंट के लिए, हम एनवायरनमेंट में हार्मफुल रहता है, ठीक है, जब अगर इसे प्रॉपरली डिस्ट्रॉय नहीं किया गया तो।
अगर हम इसे प्रॉपरली डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल हो सकता है। और फिर से अगर हम नेचुरल गैस भी कम बर्न करेंगे, जिससे भी क्या होता है, पोल्यूशन होता है। तो इसका मतलब कि ये सब जो फ्यूल है, ठीक है, इन सब से क्या होता है, एयर पोल्यूशन या फिर एनवायरमेंट डिग्रेडेशन का चांसेस रहता है। We have seen that the burning of fossil fuel like coal and natural gas lead to the emission of certain gases and soot particle. हमने देखा है फॉसिल फ्यूल जब हम क्या करेंगे, फॉसिल फ्यूल जब हम बर्न करेंगे, कोल हो गया, नेचुरल गैस, ठीक है, इससे क्या होता है, इमिशन होता है, ठीक है, सर्टेन गैसेस निकलता है, ठीक है, और इसके साथ सूट पार्टिकल्स भी, मतलब स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स भी क्या होता है, एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं। एंड दिस रिजल्ट इन एयर पोल्यूशन, इससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर फ्यूल पूरी तरह से क्या हुआ, बर्न नहीं, कंबस्ट नहीं हुआ, ठीक है, पूरी तरह से अगर बर्न नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर क्या हो सकता है, एनवायरनमेंट में क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये रिलीज होता है, ठीक है, जब फ्यूल का कंप्लीटली कंबशन नहीं हुआ तो इट एडवर्सली अफेक्ट आवर हेल्थ, इसका जो इफेक्ट रहता है हमारे हेल्थ के ऊपर भी होता है। इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फ्यूल अफेक्ट एनवायरनमेंट सिवियरली। अब हम क्या करें, अगर फॉसिल फ्यूल का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा रहेगा, ठीक है, वो क्या होगा, बढ़ेगा, और यह हमारे लिए क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकता है। द फिनोमिना ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, ठीक है। अब हमने क्या किया, बहुत ज़्यादा अगर फॉसिल फ्यूल का अगर हम यूज़ करेंगे, ठीक है, जिससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है, ठीक है, और जिससे क्या चांसेस रहता है ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग भी क्या है, इसी का एक एग्जाम्पल है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, डीजल, पेट्रोल एक्सेट्रा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है, जनरेट होता है जब हम फॉसिल फ्यूल, कोल, डीजल और पेट्रोल को हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं तब। दिस लीड टू प्रॉब्लम लाइक एसिड रेन, इसी की वजह से क्या होता है, एसिड रेन होता है। सूट पार्टिकल्स जनरेट ड्यू टू इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल कॉजेस एयर पोल्यूशन। सूट पार्टिकल्स भी क्या होगा, जनरेट होगा जब फॉसिल फ्यूल का क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा, ठीक है, एंड इट लीड टू द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम लाइक अस्थमा। सूट पार्टिकल्स भी क्या होगा, एनवायरनमेंट में रिलीज होगा, ठीक है, जब हम क्या करेंगे, सांस लेंगे, तो फिर क्या हो सकता है, ऑक्सीजन के साथ ये सूट पार्टिकल्स भी क्या हो सकता है, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाएगा, ठीक है, और इससे क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिसीजेस होने का चांस रहता है। और सेकेंड, it took millions of years for the formation of fossil fuel like coal, crude oil and natural gases, LPG, CNG. Also the reserve of these fuels are limited. अब देखो, जो फॉसिल फ्यूल फॉर्म होने के लिए क्या होता है, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है, ठीक है, और फॉसिल फ्यूल फॉर्म होने के लिए क्या होता है, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है, लाइक कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, ठीक है, नेचुरल गैस, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी का कंप्रेस नेचुरल गैस, सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस। अब देखो, ये सब जो फॉर्म होने के लिए क्या होता है, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है, ठीक है, और इसका जो रिजर्व रहता है, इन सब फ्यूल का जो रिजर्व होता है, क्या होता है, लिमिटेड होता है। दे आर गोइंग टू डिप्लेट इन फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये जो फॉसिल फ्यूल है ये अवेलेबल भी ना रहे। और it is also that with the current speed of their use, the coal reserve in the world would last for another about 200 years. So the natural gas reserve for amount 200 years. अब देखो,
नेक्स्ट जो कोल का जो रिजर्व है, अगर हमने ऐसी इसी स्पीड से हमने क्या किया, कोल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते रह गए, तो फिर क्या हो सकता है, आगे आने वाले 200 ईयर्स में क्या हो सकता है, कोल का जो रिजर्व है वो ख़त्म हो जाए 200 या 300 ईयर्स में। थर्ड पॉइंट, वी हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स इन use of nuclear energy like disposal of the nuclear waste and possibility of the disaster due to the accident in nuclear power plant। हमने इससे पहले क्या देखा था, जो प्रॉब्लम्स न्यूक्लियर जो एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर जो वेस्ट पावर प्लांट था, ठीक है, उसमें कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या रहेगा, डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट को कैसे डिस्पोज करें, ठीक है। अगर कुछ सी डिजास्टर, अगर कुछ सी तरह से एक्सीडेंट हो गया न्यूक्लियर पावर प्लांट में, थी फिर क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा ही डेंजरस हो सकता है, ठीक है, और उससे नुकसान का जो चांसेस है बहुत ज़्यादा रहेगा। कंसिडरिंग ऑल दिस पॉइंट, इट कैन बी सेड दैट एनर्जी जनरेशन फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल एंड न्यूक्लियर फ्यूल आर नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। अब इन सब पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, कंसीडर करके क्या बोल सकते हैं, जो फॉसिल फ्यूल और न्यूक्लियर फ्यूल से हम क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी या फिर एनर्जी जनरेट करें, ठीक है, ये क्या है, एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इन फ्लोइंग वाटर और पोटेंशियल एनर्जी इन वाटर रिजर्वायर इज अ कन्वेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखो डैम में क्या किया जाता है, वाटर जो रहता है एकदम हाइट पे क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। और काइनेटिक, अगर वाटर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है, वाटर फ्लो हो रहा है तो उसमें कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। और अगर हमने क्या किया, वाटर को डैम में स्टोर करके रखा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। और डैम का जो वाटर रहेगा उसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। जब डैम से वाटर हम क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, ठीक है, रिवर्स में रिलीज करेंगे रिवर्स में, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पोटेंशियल एनर्जी इन वाटर स्टोर इन डैम इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो वाटर में रहता है, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, वाटर को हाइट पे स्टोर करके रखते हैं, और जनरली जो डैम रहता है हाइट पे बनाया जाता है, ठीक है। और वाटर को जब हम क्या करते हैं, स्टोर करके करके रखते हैं डैम में, ठीक है, तो उस समय वाटर में कौन सा एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। और जब हम वाटर को क्या करते हैं, डैम से रिलीज करते हैं, उस समय क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। फास्ट फ्लोइंग इज ब्रॉट फ्रॉम द डैम टू द टर्बाइन एट द बॉटम ऑफ द डैम। अब ये जो वाटर रहेगा वो एकदम फास्ट क्या होगा, फ्लो होगा, ठीक है, और वाटर फ्लो हो रहा है मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी रहेगा, ठीक है। और डैम के बॉटम पे क्या किया जाता है, टर्बाइन लगाया जाता है, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिराइव द टर्बाइन। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है वाटर में, ठीक है, इसके हेल्प से क्या होता है, टर्बाइन को रोटेट किया जाता है। द टर्बाइन टर्न डिराइव द जनरेटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो टर्बाइन है, ठीक है, टर्बाइन जो रहेगा किससे कनेक्ट होगा, जनरेटर से, और जनरेटर से हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा और इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। फर्स्ट क्या, वाटर रिजर्वायर विथ पोटेंशियल एनर्जी। वाटर को हमने क्या किया, डैम में स्टोर करके रखा, ठीक है, तो इसमें कौन सा एनर्जी रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी। जब हम क्या करेंगे, वाटर को रिलीज करेंगे डैम से, ठीक है, तो फिर वाटर में कौन सा एनर्जी आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर जब फ्लो होगा तो उसमें कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करके हम क्या करेंगे, वाटर टर्बाइन रोटेट करेंगे। और वाटर टर्बाइन, अब टर्बाइन रोटेट होने लगा तो टर्बाइन जो रहेगा किससे कनेक्टेड होगा, जनरेटर से, और जनरेटर से हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, डिफरेंट स्टेजेस इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। फर्स्ट क्या है, वाटर रिजर्वायर विथ पोटेंशियल एनर्जी। वाटर को हमने क्या किया, डैम में स्टोर करके रखा है, ठीक है, तो डैम में जब स्टोर करके रखेंगे वाटर को, तो फिर वाटर में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है, स्टोर करके रखा है। जब डैम से वाटर को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है, वाटर फ्लो हो रहा है, तो फिर काइनेटिक एनर्जी जो है
ठीक है। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी वाटर में रहेगा उससे हम क्या करेंगे, वाटर टरबाइन को रोटेट करेंगे। ठीक है। अब वाटर टरबाइन जो रहेगा किससे कनेक्टेड होगा, जनरेटर से, और जनरेटर से हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक जनरेशन यूजिंग, यहाँ पे विंड एनर्जी नहीं होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगा। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इन वाटर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी इन फ्लोइंग वाटर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी वाटर को क्या किया, यहाँ पे देखो डैम में, ठीक है, डैम में क्या किया, वाटर को स्टोर करके रखे। ठीक है, जब वाटर को डैम में स्टोर करके रखा है तो इसमें कौन सा एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वाटर को क्या किया, रिलीज किया है। ठीक है, वाटर को डैम से रिलीज किया तो इसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, अब वाटर फ्लो हो रहा है, डैम के एकदम बॉटम पे देखोगे तो ये वाटर टरबाइन लगा है। ठीक है, वाटर टरबाइन लगा है, अब वाटर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो फिर वाटर में काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अब ये जो काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करके क्या करेंगे हम, जो वाटर टरबाइन है रोटेट करेंगे। ठीक है, अब ये वाटर टरबाइन रोटेट हुआ और ये वाटर टरबाइन किससे कनेक्टेड होगा, जनरेटर से, और हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। ठीक है, अब देखो आगे, potential energy in water is getting converted into kinetic energy in flowing water। पोटेंशियल एनर्जी वाटर में, ठीक है, उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे काइनेटिक एनर्जी इन फ्लोइंग वाटर। वाटर जब डैम से रिलीज होगा तो फिर क्या होगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, और ये जो काइनेटिक एनर्जी जो रहेगा, ठीक है, वाटर में, उसका हम क्या करेंगे, वाटर टरबाइन को रोटेट करेंगे। मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन, एंड काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी फॉर्मेशन इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अब आगे देखते हैं, since no fuel is burnt in hydroelectric power plant, no air pollution due to the combustion of fuel result। अब यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या होता है, किसी तरह का फ्यूल यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन भी नहीं होता है। ठीक है, और हमें किसी तरह का फ्यूल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, और हाउएवर द कंसिडरिंग द इशू लाइक फोर्स माइग्रेशन ऑफ लार्ज कम्युनिटी, सबमर्ज ऑफ फॉरेस्ट एंड फर्टाइल लैंड, adverse effect on living creature in the river, it has always been a point of debate whether the hydroelectricity is environment friendly or not। अब देखो, अभी यहाँ पे देखा जाए तो पॉजिटिव पॉइंट क्या है, इससे हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, ठीक है, हमें किसी तरह का फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और यहाँ पे एयर पोल्यूशन तो बिल्कुल होता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल गैस का हम या फिर किसी तरह का हम फ्यूल का कंबशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे सबसे बड़ा इशू क्या हो सकता है, लोगों को, अगर हम डैम बना रहे हैं, ठीक है, डैम जब बनाया जाएगा तो फिर लोगों को क्या करना पड़ेगा, वहाँ से डिस्प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब दूसरी जगह पे भेजना पड़ेगा। ठीक है, और इससे क्या होता है, बहुत सारे लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है। ठीक है, और बहुत अच्छा, जो अगर फर्टाइल लैंड है, ठीक है, फर्टाइल लैंड हो गया, या फिर जो रिवर में जो भी एक्वेटिक लाइफ्स है, ठीक है, उसको क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो सकती है, किसकी वजह से, डैम की वजह से। फिर हमारे लिए क्या रहेगा, एक डिबेट का पॉइंट रहेगा, ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, ये इको फ्रेंडली है या नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। फर्स्ट पॉइंट, सिंस नो फ्यूल इज बर्न्ड इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, देयर इज नो पॉल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम द कंबशन ऑफ फ्यूल। ठीक है, अब देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किसी तरह का हम फ्यूल का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे पॉल्यूशन होने का कोई चांसेस ही नहीं होता है। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट, इफ देयर इज सफिशियंट वाटर storage in dam, it is possible to generate electricity, and when
नेसेसरी। अगर डैम में सफिशियंट वाटर होगा तो फिर क्या किया जा सकता है, जब हमें ज़रूरत पड़े तो क्या कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ऑल्दो वाटर रिजर्वायर इज यूज for power generation, it can be replenished during the rainy season, leading to interrupted power generation। अब देखो वाटर रिजर्वायर है, क्या होगा, और जो डैम रहेगा, ठीक है, रेनी सीजन में क्या हो जाएगा, फिर से भर सकता है, ठीक है, फिर से वाटर क्या हो सकता है, रिप्लेनिश हो सकता है, ठीक है, और जिससे क्या होगा, हमें बिना कोई रुकावट के हमें क्या हो सकता है, बिना कोई रुकावट के हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, ठीक है, पावर हम क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, the back water due to the storage of water in dam may submerge village or town in that area and lead to the problem of rehabilitation of displaced people. Moreover, it can also submerge forest as well as fertile land। अगर जब डैम बनाया जाएगा तो फिर क्या हो सकता है, उस जहाँ पे डैम बनाया जा रहा है उस एरिया के जो पीपल्स है उन्हें हटाया जा सकता है, डिस्प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है, और हो सकता है इसमें डैम बनाते समय फॉरेस्ट हो गया, फर्टाइल लैंड, ये सब क्या हो सकता है, डैम के अंदर जो वाटर रहेगा उसमें सबमर्ज हो सकता है, समझो। आगे, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर वाटर may have adverse effect on the living world in river। अब क्या करें, हम वाटर रिवर का जो वाटर है, ठीक है, उसे हम क्या करें, ऑब्स्ट्रक्ट करके हम क्या करें, डैम बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बीच में क्या किया, ये रिवर है, ठीक है, और बीच में हमने क्या किया, डैम बना दिया, ठीक है, जिससे क्या हो सकता है, एक्वेटिक लाइफ एडवर्सली मतलब बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। आगे देखो,